ओके सो एक ही और क्वेश्चन है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन केम इन जहाँ पे हमें रिवर्स वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी फॉर अ गिवन सिग्निफिकेंस लेवल टेस्टिंग एंड सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट, तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। Now let's talk about the first part. It says last year. So, I mean, this question was overall different and unusual compared to the type of questions that we get. तो थोड़ा सा उसके हिसाब से बात कर लेते हैं. It says last year the mean time taken by students at a school to complete a certain test was 25 minutes. Akash believes that the mean time taken by this year's students was less than 25 minutes. In order to test this belief, he takes a large random sample of this year's students and he notes the time taken by each student. He carries out a test at the 2.5% significance level for the population mean time, mu minutes. Akash uses the null hypothesis h naught is equals to mu that is equal to 25. Give a reason why Akash should use a one-tailed test. Well, that's simple. Because उनका जो टेस्ट है इस दफा का, द टेस्ट इज दैट द मीन टाइम टेकन बाय दिस ईयर स्टूडेंट्स वाज लेस देन 25%। तो वो जो बात कर रहे हैं कि द टेस्ट इज फॉर क्लेम ऑफ मीन टू बी लेस देन 25 मिनट्स ना। आप अगर ग्रेटर देन के टेस्ट की बात करें या लेसर देन के टेस्ट की बात करें, तो वी टॉक अबाउट दीज वैल्यूज इफ देयर इज ऑब्वियसली ग्रेटर वाले केस में, इफ वी बिलीव कि द वैल्यू इज हायर। इन केस ऑफ अ लेसर वैल्यू दैट मीन्स के फिर हम लेसर वाली साइड पे वर्किंग करते हैं इफ द वैल्यू इज स्मॉलर। सो दीज आर वन टेल टेस्ट। टू टेल टेस्टिंग पे आप तब जाते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन वैल्यूज। अगर हमें ये नहीं पता होता कि whether the value is increasing or decreasing, then we go towards a change in the value वाला test, which is a two-tailed test. In a case, if we are not sure whether the value is increasing or decreasing, बस हमें ये पता होता है कि भाई हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि वैल्यू चेंज हो गई है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर केसेस जहाँ पे चेंज मैटर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन अ बॉटलिंग कंपनी, वाटर बॉटलिंग कंपनी है और उन्होंने मशीन में कोई चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से इफ दे बिलीव दैट द बॉटल इज नाउ फिलिंग 1000 ml और 1 लीटर बॉटल में वो चेंजेस देखना चाह रहे हैं। भाई हो सकता है वो मशीन कम वाटर फिल कर रही हो, इवन दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। हो सकता है कि वो मशीन जो है वो ज़्यादा वाटर फिल कर रही हो, इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड नॉट गुड फॉर द कंपनी। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा पानी डलेगा तो वो स्पिलेज आएगी, कम पानी डलेगा तो बॉटल में पानी कम जाएगा। तो उनके लिए दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है ना। दैट इज़ वाई दे गो फॉर अ टू टेल टेस्ट। इस सिचुएशन में वी आर ओनली वर्किंग विद द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ द लेस देन वैल्यू, हैंस द single tail test, which is on the left hand side, one tail test. Now it says Akash finds that the value of the test statistic is z is equals to negative 2.02. So he was able to calculate the value and that is negative 2.02. Explain what conclusion he should draw. देखिए बात ये है कि their testing is at 2.5% significance level. So at 2.5% significance level, we are talking about the lower 2.5%. This is the 2.5% that we are talking about. Now, obviously, 2.5% हम calculate directly नहीं कर सकते. So what I will do is I will work with the symmetrical value and I will work with the other side of its 2.5% value. So technically, if this is 2.5%, this value is 97.5%. 97.5% का मतलब 0.975। अब अगर आप 0.975 की क्रिटिकल वैल्यू पढ़ें तो आपको आइडिया होगा। सो हमें तो 97.5% ही क्रिटिकल वैल्यू चाहिए। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए होती तो मैं पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेता। अब मैं उसी वैल्यू पे नेगेटिव लगा के यूज कर लूंगा। तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। सो लेट्स जस्ट चेक द क्रिटिकल वैल्यू फॉर 0.975।
So the critical value for 0.975 is negative 1.96. Yeah, so 1.96 है value. ठीक है. अच्छा, since I'm working on the left hand side, so I will go with negative 1.96. अच्छा, अब इन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ये है negative 1.96. इस शेडेड रीजन का मतलब क्या है? If your test value, if your test statistic lies inside this shaded region, that means we have to believe in the new hypothesis. क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई इतना दूर आके, मतलब लेफ्ट टेल के 2.5% पे, अब अगर यहाँ पर भी वैल्यू इस 2.5% को क्रॉस कर गई, तो वी विल बिलीव कि द नाउ नाउ द वैल्यू इज टू फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, एंड नाउ वी कैन सेफली बिलीव दैट द न्यू हाइपोथेसिस इज करेक्ट. ये बात समझ आ रही है? शेडेड रीजन के अंदर अगर ये वैल्यू आ गई, तो अब आप कहेंगे कि अच्छा भाई, अब नाउ द हाइपोथेसिस, अब नाउ द वैल्यू हैज चेंज इनफ, वैल्यू इतना दूर आ चुकी है, नाउ दैट दिस वैल्यू negative 2.02 lies behind the value of negative 1.96. This is far enough for us to believe in the new hypothesis. किस तरह से? देखिए, ये जो negative 2.02 है ना, दिस इज लेसर देन negative 1.96. मतलब आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रही है, मतलब आप शेडेड रीजन में आ गए ना. इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी, इफ योर वैल्यू और द प्रोबेबिलिटी लाइज इनसाइड द शेडेड रीजन, प्रोबेबिलिटी के केस में आपका आंसर लेट्स से ये 2.5% है ना, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर 2.5% से छोटा आ जाता. If the answer for our probability is less than 2.5%, or if the z value of the value that we are trying to calculate, the test statistic, is lesser than their z value, which is given as negative 1.96, in this case, we will move towards the new hypothesis. And the new hypothesis is, explain what conclusion he should draw. Reject H naught in favor of H1. द मीन टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट हैज डिक्रीज्ड. मतलब नई बात मान लें आप, जो वो कह रहे हैं कि आकाश बिलीव्स दैट द मीन टाइम टेकन बाय दिस ईयर स्टूडेंट्स वाज लेस देन 25 मिनट्स, तो आप इस बात को मान लें. सो दिस इज दिस पार्ट टू इट. आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये समझ आ गया, इतना क्लियर है. चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन. सो पार्ट सी के अंदर इट सेज, इन अ डिफरेंट वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट the z value was found to be 2.14. So it is a different test, hypothesis test. Given that this value would lead to a rejection of the null hypothesis at the one at the alpha percent significance level, find the set of possible values of alpha. So find the set of possible values of alpha, वो पूछ रहे हैं यहाँ पर. अच्छा, now something to understand. देखिए, what I understand is कि I am standing at a certain value which is 2.14, and it says given that this value would lead to a rejection of the null hypothesis at the alpha percent significance level. इसका मतलब ये है कि this value technically lies in the shaded region. अब मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू शेडेड रीजन में कितना ज्यादा लाई कर रही है, मतलब हाउ डीप इज दिस वैल्यू इनसाइड द शेडेड रीजन, बट मुझे ये पता है कि दिस वैल्यू लाइज इन द शेडेड रीजन. तो मैं काम ये करूंगा, मैं 2.14 की जी वैल्यू रीड करता हूँ. सॉरी, जी वैल्यू तो ये है. आई विल रीड द
परसेंटेज वैल्यू और द प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉर 2.14 टू फाइंड आउट कि ये वैल्यू कहाँ पे स्टैंड कर रही है फ्रॉम द परसेंटेज पॉइंट और फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी पॉइंट। वो हम चेक कर लेते हैं। Z value table, I have it in the mobile, so I'll just go over. So at this Z value of 2.14, the probability is approximately 0.9838. This is the probability. ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें ये बताया कि एटलीस्ट यहां तक तो ये पता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 2.14 पे अच्छा, ये तो यहां तक प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, बट जो रिजेक्शन होता है वो तो कॉर्नर की वैल्यू में होती है, मुझे तो टेल की वैल्यू चाहिए। तो टेल निकालने के लिए दिस 0.9838 इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग बिहाइंड दिस। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो टेल की वैल्यू चाहिए। तो टेल वैल्यू के लिए आई वुड डू 0.9838, इनको माइनस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है, चेक कर लेते हैं। सो इट्स ओके, आई गेट द आंसर एज 0.0162, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। अच्छा, अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आपको ये पता चल गया कि दिस इज द बैरियर फॉर रिजेक्शन। उन्होंने कहा है कि द टेस्ट वैल्यू फाउंड वाज 2.14, 2.14 पे तो रिजेक्शन हो रही है, बट ये तो रिजेक्शन में चला गया है ना। वो कह रहे हैं गिवन दैट दिस वैल्यू लीड्स टू अ रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस एट द परसेंटेज सिग्निफिकेंस लेवल, फाइंड अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। So for a value standing at 2.14 to get rejected, उसमें कम से कम भी परसेंटेज वैल्यू जो पूछ रहे हैं वो 0.0162 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कम से कम परसेंटेज वैल्यू भी 1.62% तो होनी चाहिए। मतलब इस पे तो रिजेक्शन हो ही जाएगी 2.14 पे। 2.14 लाइज एट 1.62, इस पे तो रिजेक्शन है ही, बट इससे पहले भी तो रिजेक्शन हो सकती है ना। आई कांट गो लेसर देन दिस, बिकॉज अगर मैं इसके लेसर चला जाऊंगा, इफ आई गो टू 1.61 तो रिजेक्शन नहीं होगी। अगर आप इससे शॉर्टर वैल्यू में चले जाएंगे तो आपका शेडेड रीजन भी तो मूव कर जाएगा। इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर और आप इससे शॉर्टर चले गए तो शेडेड रीजन पीछे चला जाएगा। इस रीजन में रिजेक्शन की वैल्यू लाई नहीं करेगी क्योंकि 2.14 तो वाइट रीजन में आ जाएगा। सो वी वांट 2.14 टू स्टे इनसाइड द शेडेड रीजन। उसके लिए कम से कम परसेंटेज सिग्निफिकेंस की 1.62 चाहिए, और इससे ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा हमें नहीं पता कितनी होनी चाहिए। सो व्हाट आई वुड से इज कि भाई अल्फा की वैल्यू जो है वो 1.62 हो या फिर उससे ज्यादा, as long as the significance value covers 1.62 or more, तो 2.14 will stay inside the dark region or inside the shaded region। ठीक है। Obviously if you fall short of 1.62 then it will be a problem, और वो प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि फिर 2.14 वाइट रीजन में आ जाएगा, फिर रिजेक्शन में नहीं जाएगा ना। सो इन ऑर्डर टू कीप 2.14 इन द रिजेक्शन रीजन, we have to keep this value as greater than or equal to 1.62। So that's this part। इससे आगे वाले पार्ट पे लेके चलते हैं आपको। आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ इट सेज द पॉपुलेशन मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स एट अनदर स्कूल टू कंप्लीट अ टेस्ट लास्ट ईयर वाज m मिनट्स। ठीक है। सो ये तो उनका स्टैंडर्ड हो गया, m मिनट्स की बात कर रहे हैं। Soren carries out a one-tailed test to determine whether the population this year is less than m. So, using a random sample of 100 students, he assumes that the population standard deviation of the time is 3.9. ठीक है. The sample mean is 24.8, and this result just leads to the rejection of the null hypothesis at the 5% significance level. Find the value of m। ठीक है जी। अब m तो पिछले साल की वैल्यू है, इस साल की टेस्ट वैल्यू आपके पास है 24.8, सैंपल मीन ये निकला है।
हमारे पास टेस्ट वैल्यू नहीं है। व्हेन आई से टेस्ट वैल्यू आई मीन द एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे पास क्या मिसिंग है यहाँ पर, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अच्छा, पहले तो वो ये कह रहे हैं द पॉपुलेशन मीन दिस ईयर इज लेस देन एम। तो अगर लेस देन की बात हो रही है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द लेसर साइड वैल्यू। सोरेन कैरीज आउट अ वन टेल टेस्ट टू determine whether the population mean this year is less than m। ठीक है। अब अगर लेस देन m की बात मैं करूं, I would say they are talking about the lesser side. So they are talking about the significance of 5%। ठीक है। 5% significance का मतलब I can work with the critical value of 95%। तो मैं 95% से वर्किंग कर लेता हूँ, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 95% की क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। 1.96। नहीं नहीं, क्रिटिकल वैल्यू नो, इट्स 1.645 ना। मैं कह रहा हूँ 1.96 नहीं होनी चाहिए। So 1.645. Since I'm working on the left hand side, तो I would go with negative 1.645। ठीक है, एक तो ये बात है। अच्छा, मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ x माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.9 डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज का स्क्वायर रूट विच इज रूट ऑफ 100। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ जो मिसिंग है ना, उस पर बात कर लेते हैं। आपके पास टेस्ट वैल्यू है, आपके पास जो मीन जिससे कंपैरिजन करना है वो मिसिंग है। बट पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने एक बात और बता दी है, वो ये कह दिया है कि दिस रिजल्ट जस्ट लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ये रिजेक्ट हो गया है। जस्ट दिस रिजल्ट जस्ट लीड्स टू द रिजेक्शन, मतलब ये उस पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ है। पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ है का मतलब आई एम लुकिंग फॉर दिस वैल्यू टू हिट लेसर देन एंड इक्वल टू नेगेटिव 1.645। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू नेगेटिव 1.645 पे हिट करे, ताकि मुझे एम पता चल सके कि भाई लास्ट ईयर का एम था क्या, रिजेक्शन हो गई ना। अच्छा, इससे एक बात तो पता चल रही है कि जो लास्ट ईयर का एम था वो होगा तो लार्ज, क्योंकि जो राइट साइड की वैल्यू आ रही है दैट इज नेगेटिव 1.645। तो वो होगा तो लार्जर देन 24.8। इतनी बात तो क्लियर है। लेट्स जस्ट वर्क विद दैट वैल्यू एंड सी क्या आंसर आ रहा है। So it's 1.645 multiplied by 3.9 divided. It's just, I'm just using a mobile calculator. So हो सकता है कि मैं आंसर गलत निकाल लूं, बट let's see. So m needs to stay greater than 25.44, which is fine। सही है, वो मैं ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस भी लिए हैं। So m needs to be greater than 25.44। So as long as m इससे ज्यादा बड़ा रहेगा, as long as m 25.44 या 25.4 तो इक्वेट ही कर लें, क्योंकि ये रिजेक्शन तो यहां से शुरू हो गई है ना। तो जब तक m इज इक्वल्स टू 25.4, जब तक m 25.4 रहेगा, तब तक इस रिजेक्शन की वजह से एग्जैक्टली जो आपका नंबर है 24.8, मतलब अगर पिछले साल का मीन 25.4 था और इस साल का मीन 24.8 है, तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी वजह से आप जस्ट हिट करेंगे 5% का सिग्निफिकेंस लेवल, विच विल टेक अस टूवर्ड्स द रिजेक्शन रीजन। मतलब हम कह देंगे कि रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ H1 24.8 की वजह से।
अगर शायद ये 24.9 होता तो हम वो रिजेक्ट नहीं कर रहे होते। बट वो पूरा सिनारियो बता रहे हैं कि भाई अगर लास्ट ईयर का मीन 25.4 था और इस साल जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो 24.8 पे कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, और सैंपल साइज अगर 100 का है, तो इस पॉइंट के ऊपर यू विल जस्ट हिट द रीजन, और हम कह देंगे रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1। ठीक है जी। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। और एक मैं क्वेश्चन और बताता हूँ जो मेरे पास आया था, ये वाला। इट says द डायग्राम shows a graph of the probability density function g of a random variable w which takes values between 0 and a only, where a is greater than 0. Between these two values the graph is a straight line. Given that the median of w is 1, find the value of a. अच्छा, so to understand a few things about median, देखिए मीडियन में हम एक बात कंसिडर करते हैं, वो ये कि अब वो कह रहे हैं मीडियन 1 है। सो आई अंडरस्टैंड कि द प्रोबेबिलिटी बिहाइंड द मीडियन इज ऑल्सो हाफ एंड द प्रोबेबिलिटी बिफोर द मीडियन इज ऑल्सो हाफ। आई मीन, हम जो आंसर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का वो 0.5 से इक्वेट करके निकालते हैं। ठीक है, नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलैरिटी बेस्ड बन रहा है। सिमिलैरिटी बेस्ड इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि फॉर द स्मॉलर ट्राइंगल the base can be labeled as a minus 1. For the larger triangle, the base can be completely labeled as a. ठीक है, इक्वल टू, अब साइड्स नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव वर्टिकल साइड्स बट आई डू हैव द एरिया, बाय द वे। एरिया तो है ना मेरे पास। सो एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज हाफ एंड एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 1। लाइक इट्स लाइक यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं आपको थोड़ा सा ये रिकॉल करा दूं, सिमिलैरिटी का रूल अगर आप लोगों को याद हो, A1/A2 is equals to L1/L2 whole square. So A1/A2 base upon base whole square is equals to area upon area, which eventually leads to the value of half. Then you can take the half to the square to the other side, making it a square root value. And obviously, square root of 1 doesn't matter. Then you do the cross multiplication. And this gives you the answer of this. Yeah, obviously आप डेसिमल्स में चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है, बट ये सही होगा आंसर। सो दैट्स अबाउट इट। These were the questions that I received. I hope ये help करें, और if there are any questions, तो if there are any more questions, I'll try to upload another recording for those. Thank you.